नमस्ते, मेरा नाम अर्चना राठी है और ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये जो चैनल चल रहा है इससे लाभ मिल रहा होगा, आप सब वीडियो देखते होंगे। इसी श्रृंखला में हमने जो आज तक अध्ययन किया उसके बाद आज हम क्या शुरू करेंगे? भूगोल। भूगोल का जो चैप्टर है जल संसाधन। तो पहले हम संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं। संसाधन क्या होते हैं? बस आप नाम से चकरा रहे कि संसाधन, लेकिन जो हम डेली में देखते हैं वही होते हैं संसाधन। अभी आप जैसे इसकी परिभाषा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम सब संसाधन के बारे में शुरू से ही, यानी जब से हमने समझ पकड़ी है तब से हम संसाधनों के इर्द गिर्द ही रह रहे हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति की वे वस्तुएं, प्रकृति की वे वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या जिनको हम उपयोग में लेते हैं और जो हमें आसानी से और कई बार क्या होती है, कठिनता से भी क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। संसाधन क्या हो गया? प्रकृति की वे वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, यानी जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो जिनका हम उपयोग करते हैं और आसानी से वो हमें क्या होती है, प्राप्त हो जाती है, वो क्या कहलाती है? वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संसाधन। अब संसाधन, जैसे मैंने आज का टॉपिक लिखा जल संसाधन, तो पहले बता देती हूँ संसाधन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। संसाधन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया जल संसाधन, सेकंड है खनिज संसाधन, फिर आता है ऊर्जा संसाधन, फिर आता है कृषि, फिर आता है मानव संसाधन। ठीक है, इस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखो, इसके अलावा संसाधन नवीकरणीय अनवीकरणीय को भी इसी रूप में बांटा जा सकता है, लेकिन वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, इसकी हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको बेसिक नॉलेज में बता देती हूँ कि जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि और मानव संसाधन, ये सभी संसाधन के क्या है? टाइप्स है। तो जो संसाधन होते हैं ये क्या है? जैसे जल है, उसका हम यूज करते हैं, डेली करते हैं। खनिज जो है, खनिज अब कौन से होंगे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं। खनिज भी दो तरह के, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो खनिजों का हम यूज करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सी? जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस। ठीक है, ये सब क्या है? ऊर्जा के परंपरागत और नवीनीकरण साधन होते हैं। कृषि यानी खेती से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं वो सब क्या होते हैं? संसाधनों की श्रेणी में, इनका भी हम यूज लेते हैं। और मानव संसाधन, मानव संसाधन क्या है? जो मानव से संबंधित हो, यानी मानव के द्वारा निर्मित, जैसे परिवहन से संबंधित है, परिवहन है, जनसंख्या है, ये सब क्या है? मानव संसाधन होते हैं। ठीक है, जो जैविक क्रियाएं की जाती है वो सब, या हमारे जो कौशल है वो सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपके निरंतर संसाधन के जो पाठ है, ये अध्याय आते जाएंगे। पहले हम जल संसाधन पढ़ेंगे, फिर खनिज, ऊर्जा, कृषि, मानव संसाधन, इस तरह यह क्रम निरंतर चलता रहेगा और हम पूरा संसाधन का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। देखो, जल संसाधन क्या है? जल क्या है? प्रकृति की एक अनुपम देन होती है जो पृथ्वी पर लगभग बहुत सारे भाग पर विद्यमान है और जिसके बिना क्या है? हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जल है तो कल है। इसके अलावा इसके लिए एक लाइन और कही जाती है कि जल हमें जीवन दे भी सकता है, जल हमें जीवन दे भी सकता है और जल जीवन ले भी सकता है।
यह बात कैसे सार्थक हो सकती है कि जो जल है वो जीवन किस प्रकार दे सकता है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन जीने का जो तरीका वो संभव नहीं है, हम जी नहीं सकते बिना जल के, क्योंकि जल से ही हमारे जो डेली के कार्य होते हैं, दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती है वो सब जल के द्वारा संभव है। तो जल हमें इस प्रकार जीवन दे सकता है। और जल जीवन कैसे ले सकता है कि जब यही जल बाढ़ के रूप में, इसके अलावा तूफान के रूप में हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर जाए या पृथ्वी पर इसको नुकसान हो जाए, तो नुकसान पहुंचा दे, तो क्या होगा, उस समय यह हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। तो यह बात हो गई कि जल जीवन भी दे सकता है और जल जीवन भी ले सकता है। आ गई ये लाइन समझ में। अब देखिए, जल पृथ्वी के समस्त क्रियाओं को क्या करता है, गति प्रदान करने का कार्य करता है। जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कल कारखाने हैं, उनमें हो सिंचाई से संबंधित है या फिर खनिजों से संबंधित है, मानव संसाधन से संबंधित है, या मतलब मानव के जो निजी कार्य, उन सब में किसकी आवश्यकता होती है, जल की। इसीलिए हम सबसे पहले संसाधनों में सबसे पहले किसका जिक्र कर रहे हैं, जल संसाधन के बारे में। इसीलिए हम जल के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए इसको सबसे पहले इस संसाधन की, जल संसाधन के सबसे पहले इस टॉपिक में, भूगोल के टॉपिक में शामिल किया गया है। तो देखिए, अब आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि जल हमारी पृथ्वी के धरातल पर जल कितने प्रतिशत है, 71% भाग पर, 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है। और स्थल कितना है, 29% भाग पर क्या है, स्थल भूभाग है। कहने का अर्थ है कि समझ लो ये ग्लोब है, पृथ्वी जो होती है गोल होती है, तो पृथ्वी जब गोल है तो उसके 71% पर तो क्या है, जल विद्यमान है। जो आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब के अंदर आपको नीला नीला जहां जहां दिखाई देता है वो किसका सूचक माना जाता है, वो माना जाता है जल का। पृथ्वी के धरातल पर जल, पृथ्वी के धरातल पर जल कितना है, 71% है। और स्थल भाग यानी जो पहाड़ है, नदियां है, पहाड़ है, मैदान है, ये सब किससे संबंधित है, स्थल से। तो स्थल कितना है, 29%। अब आप कहोगे कि मैम ये तो 71% इतना सारा जल है, तो फिर हमें कहाँ जल की कमी महसूस हो रही है। लेकिन ये जो 71% जल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 71% जल असल में हमारे दैनिक जीवन के यूज के लिए नहीं है, यानी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसमें से बहुत कम जल क्या है, उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। इसके अलावा अन्य जो जल है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। वो मैं बताती हूँ कि कैसे। जो 71% जल है इसी को हम बांटते हैं। तो देखो ये क्या है, समझ लो जल है ना, जल मंडल है, इसको मान लो जल मंडल। 4 प्रकार के मंडल है ना, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। उसमें से मान लो कि ये पूरा 100% क्या है, जल मंडल है। ठीक है। इसमें से ये जो 97% भाग है वो तो क्या है, 97% भाग तो किसके रूप में है, महासागर। ठीक है, ये हो गया महासागर के रूप में। और शेष जो 3% भाग है, यहां से हम ले लेते हैं इसको 3%, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3% भाग। ये किसके लिए है, हमारे जल उपयोग हेतु, जल उपयोग हेतु। अब देखिए कैसे पृथ्वी पर जो जल है वो, ये डायग्राम क्या हो गया, पृथ्वी पर जल। ये डायग्राम आप बना लेना। इस डायग्राम से आप याद रख सकते हो कि पृथ्वी पर 100% जल है। 100% जल में से जो 97% जल है वो तो महासागर में है। और महासागर कैसा होता है, महासागर का पानी पीने योग्य नहीं होता, वो कैसा होता है, खारा। तो खारा पानी, खारे पानी से भरा हुआ है, तो हम खारा पानी हम यूज में नहीं ले सकते, इसलिए 97% को तो कट कर दो। बचा कितना, 3%। 3% जल जो है वो हमारे उपयोग हेतु काम में लिया जाता है। और अब देख लो आप, पूरी पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जनसंख्या है, और उस जनसंख्या के जो नियमित कार्य होते हैं वो भी होते हैं, तो उसके लिए देख लो 3% जल कितना होता है। अब देख लो इस 3% जल का भी हम कैसे विभाजन करते हैं। तो उसके लिए देखो इधर एक डायग्राम और बना देती हूँ। ये जो 3% जल है, इसमें 69% जल जो है वो तो किसमें है, हिम के रूप में। हिम यानी क्या होता है, बर्फ, हिम के रूप में। 69% जल किसमें है, हिम के रूप में है। ठीक है। और जो 30% जल है वो है आपके भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल।
यह किसमें रूप में है? भूमिगत जल। और 1% जो जल है वो मानव की आर्थिक क्रियाओं के लिए या दैनिक क्रियाएं लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है, मानव की दैनिक क्रियाओं के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए, ठीक है। देखो कैसे कि जो 69% है वो बर्फ के रूप में है पूरी पृथ्वी पर, ये 3% है ना, इसी का ही कर रही हूँ, इस 3% का बता रही हूँ कि यही जो जल है वो 69% तो हिम के रूप में है, जो उपयोग लेने वाला जल है ना उसके बारे में। 97% को भूल जाओ आप, ये इसके आगे की चर्चा कर रहे हैं हम कि 69% जो जल है वो बर्फ के रूप में है, तो बर्फ हमारे पीने योग्य नहीं हो सकती ना, काम नहीं आ सकती। 30% जो जल है वो भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जो जल होता है, निहित होता है, वो क्या होता है? भूमिगत जल। उस जल को हम उपयोग में जल्दी से नहीं ले सकते क्योंकि वो भूमि के अंदर होता है। कई बार क्या, कई स्थानों पर तो भूमिगत जल थोड़ी सी खुदाई में ही क्या होगा, निकल जाएगा, लेकिन कई स्थानों पर जैसे अपने राजस्थान में ले लो, जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भूमिगत जल क्या है का स्तर क्या है, बहुत ज्यादा नीचे है, इसलिए वो जल हमारे जल्दी से पीने योग्य नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अब जो है 1% जल वो मानव की दैनिक क्रियाओं के लिए, जिसमें सिंचाई, उसकी आर्थिक क्रियाएं, ये सब क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब जो भारत में भारत में जो उपयोग किया जाता है जल, उसमें कुल उपयोग की जल उपलब्धता, कितना जल उपलब्ध है, मीटर में बताऊंगी आपको। उपलब्धता कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में, इतना तो जल उपलब्ध है, ठीक है। 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल को, बिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में मात्रक है इसका, ठीक है। तो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में जल हमारी पृथ्वी पर पूरे विश्व में उपलब्ध है, जिसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल क्या होता है, हम उपयोग में लेते हैं, जल उपयोग में लिया जाता है, जल उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। देखो कुल उपयोग की जल उपलब्धता कितने, पृथ्वी पर जो कुल उपयोग किया जाता है उसमें से जल कितना उपलब्ध है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। उसमें से हम कितना जल उपयोग में ले रहे हैं? 1123 बिलियन मीटर क्यूबिक मीटर हमने इसमें यूज ले लिया है। तो पृथ्वी पर निरंतर अगर इस तरह से ही जल को हम यूज करते रहेंगे, मतलब जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा अगर हम यूज करेंगे, उस जल को उपयोग में लेंगे, तो क्या होगा, जल है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। और सीमित होने की वजह से, और दूसरा कारण क्या है, जल, देखो जल संरक्षण बताती हूँ आपको। जल क्या होता है, जल हम निरंतर अगर काम में लेते रहेंगे इसी तरह, और जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, आप सबको पता है, और वैश्विक उष्णता, ये जो दो कारण हैं, इन वजह से जल को संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से हम जल का अतिदोहन कर रहे हैं, उस स्थिति में आगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में ये जो जल पीने योग्य अभी बचा है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं मिलेगा जैसे अभी हमें जैसे सोना चांदी मिल रहा है ना, भविष्य में ऐसी संभावना हो जाएगी अगर हम इसी तरह जल का उपयोग करते रहे, तो भविष्य में जिस तरह सोना चांदी महंगा होता है उसी तरह ये बहुमूल्य पदार्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगा। यह एक समस्या बन सकती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जल को संरक्षित करना चाहिए। आज आपके पाठ में जल को संरक्षित करने से संबंधित ही चर्चाएं की गई है। जल को संरक्षित हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो जल संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले कारण बता देती हूँ। जल संरक्षण किन दो कारणों की वजह से होता है, एक तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है, और जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ रही है, यानी पीने वाले लोग और जिसको जरूरत है वो लोग तो ज्यादा है, जल की जरूरत लेने वाले लोग तो ज्यादा है, लेकिन जल की क्या है, कमी है। तो इसलिए जल तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरा जो है वो है आपकी वैश्विक उष्णता, वैश्विक
उष्णता। पर्यावरण जितना ज़्यादा खराब हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, विश्व में जो गर्मी है वो गर्मी क्या हो रही है, निरंतर उष्णता बढ़ रही है। और उस उष्णता की वजह से बारिश नहीं हो पा रही है, और बारिश नहीं होने की वजह से क्या हो रही है, जल में कमी हो रही है। क्योंकि जल की क्या है, जल एक सतत प्रक्रिया है। कैसे कि पहले बादल, समझ लो बादल है, बादल से बारिश होती है। देखो हम एक डायग्राम बना के देखते हैं, ये क्या है, बादल, ठीक है। बादल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, हो गई बारिश। बारिश होके ये क्या चल रहे हैं, नदी नालों में पानी, नदी नालों से वो कहाँ जाएगा, समझ लो समुद्र में। ये मान लो आप नदियां हैं, ठीक है। ये जो जल है ना वो भूमिगत रूप से या तो भूमि में चला जाता है, और या फिर नदियों के माध्यम से, नदियों में निरंतर बहता रहेगा, और कहाँ मिल जाएगा आगे जाके, समुद्र में मिल जाएगा, ठीक है। अब समुद्र से ये वापस क्या है, जैसे ही गर्मी पड़ती है वैसे ही समुद्र से क्या है, ये भाप बनकर वापस, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप ही तो बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठते ही क्या बनेगा, वापस ऊपर संघनन की क्रिया होगी। इसको क्या बोलते हैं, संघनन की क्रिया। जब वो भाप यहाँ पर ऊपर जाकर क्या होती है, ठंडी होती है ना, तो वो बादल के रूप में फैल जाती है बादल में, तो ये इस तरह का आवरण हो जाएगा, और ये वापस बादल से संघनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएंगे, वापस बारिश हो जाएगी। और यह प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, जल का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बारिश नहीं होने की वजह से, क्योंकि वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, पर्यावरण का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है, उस वजह से बारिश में कमी आ रही है। और बारिश में कमी की वजह से ये जो क्रम है ये क्या हो रहा है, निरंतर टूट रहा है। टूटने की वजह से वर्तमान समय में जल क्या है, कम हो रहा है। इस जल को संरक्षित करने के लिए और नदियों के माध्यम से जल समुद्र में जो जा रहा है उस जल को रोकने के लिए, उस जल, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद तो वो व्यर्थ हो जाएगा, यहाँ से वो मीठा पानी है, लेकिन यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा, वो पानी खारा हो जाता है। तो इस जल को, यानी नदियों का जो जल है उसको रोकने के लिए, उसको रोककर हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई है उनको क्या कहते हैं, जल प्रबंधन, ठीक है। तो हम अब देखो पढ़ेंगे जल प्रबंधन क्या होता है। जल प्रबंधन की परिभाषा बता देती हूँ। जल प्रबंधन क्या होता है, जल के वितरण, उपयोग, जल के वितरण, उपयोग, विकास के लिए सुव्यवस्थित तकनीकी व योजनाएं क्या कहलाती है, जल संरक्षण कहलाती है। यानी जल के वितरण, उपयोग और विकास, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों विषयों के लिए सुव्यवस्थित, यानी एक तकनीकी, एक योजना बनाई जाती है। ऐसे थोड़ी कि हमने बिना योजना बनाए जल को प्रबंध कर लिया, यानी जल को संरक्षित किया जाता है। किस प्रकार कि जल का वितरण अच्छे से हो जाए, उसका उपयोग अच्छे से लिया जाए, उस जल के संसाधन का विकास कर दिया जाए। तो इन सब के लिए एक तकनीकी स्थापित की गई है, एक योजनाएं बनाई जाती है। उन योजनाओं के माध्यम से जल को प्रबंधित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो जल प्रबंधन है ना वो दो तरह से किया जाता है, एक तो जल स्वावलंबन, एक जल संरक्षण। जल संरक्षण और जल स्वावलंबन। देखो जल संरक्षण क्या होता है, जल स्वावलंबन क्या होता है। जल संरक्षण का मतलब होता है हम अपने घरों में वर्षा जल को संग्रहित करते हैं ना, वर्षा जल को संग्रहित किस प्रकार करते हैं। आपने पार्लर पानी का नाम सुना है, हम सभी पीते हैं पार्लर पानी। पार्लर पानी का मतलब है मीठा पानी, यानी वर्षा जल को हम छतों के माध्यम से अपने घरों में स्टोर कर देते हैं
और वही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण विधि कहलाती है। तो उस तरह हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, और जब बारिश नहीं होती है उस समय वो पानी हम यूज में लेकर अपना जीवन बचा सकते हैं। दूसरा है जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन का मतलब होता है जो भूमिगत जल है, यानी भूमि के अंदर तरह तरह की आकृतियों के हम कुछ परंपरागत पद्धति के ऐसे स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिसमें क्या होता है, जल क्या होता है, अपने आप ही स्टोर हो जाता है। इस तरह के हम बना लेते हैं केंद्र, जिसकी वजह से हम जल को स्वावलंबित या जल को हम उसमें इकट्ठा करके उपयोग में ले सकते हैं, जो भविष्य में हमारे उपयोग में आ सके। अब आप कहोगे कि ये तो हम लोग कर सकते हैं, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, यानी हमारे जल को संग्रहित करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही है। पंचवर्षीय योजनाएं अभी तो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम, सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की है। उन विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय, अब तक कितनी आ गई, 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार के द्वारा कुछ जल को संरक्षित करने के लिए और बाढ़ से रोकने के लिए क्या किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई है। बहुउद्देशीय परियोजना, देखो बहुउद्देशीय परियोजना, बहु का मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर जो परियोजना शुरू की जाती है उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ये जो इसमें जो जल स्टोर करते हैं, इस परियोजना के माध्यम से जल को जहां जहां पहुंचाया जाता है, सिर्फ उसका एक ही कार्य नहीं होता कि सिर्फ जो जल पीने योग्य हो। इसके लिए बाढ़ से रोकते हैं, यानी बाढ़ रोकने के लिए यह बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है, बाढ़ रोकने के लिए। नंबर 2, मानव की आर्थिक क्रियाओं के लिए, मानव की आर्थिक क्रियाओं के लिए। नंबर 3, दैनिक उपयोग के लिए, यानी जो हमारे नित्य कर्म के काम है उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। और सिंचाई के लिए, सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, राजस्थान में तो आप सभी को पता है, थार मरुस्थल होने की वजह से यहाँ पर सूखे का हमें प्रतिवर्ष सामना करना पड़ता है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। तो उस स्थिति में ये जो परियोजनाएं हैं, ये यहाँ इनके लिए, कौन से, थार मरुस्थल वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है, यानी अमृत के समान माना जाता है इन्हें। तो ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होगी, ऐसी परियोजनाएं जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जो जल का इस तरह से उपयोग करते हैं जिसकी वजह से अनेक उद्देश्यों को संपन्न किया जाता है, जिनमें बाढ़ रोकने के लिए, मानव की आर्थिक क्रियाओं के लिए, दैनिक उपयोग के लिए, बिजली, पेयजल और आपूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, इसको संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनको देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये याद रखना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में 1 नंबर का आ चुका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे भारत के क्या है, प्रथम प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा है, भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। इन बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम मंदिर में रखी मूर्ति का आदर करते हैं, उसी तरह इन परियोजनाओं के द्वारा जो जल हमारे अलग अलग क्षेत्रों में आता है, उसकी भी हमें उसी प्रकार पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि वो जल संरक्षित होकर हमारे भविष्य में क्या हो सके, काम आ सके। ठीक है, अब है भारत में जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। भारत में कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पहले भारत की बता देती हूँ, फिर राजस्थान की आएगी। भारत में जो है वो है सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना। ये परियोजना बहुत मोस्ट है, इसलिए आप विशेष रूप से ये जो 3-4 परियोजना मैं बता रही हूँ उनको विशेष रूप से देख के जाइए। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। दूसरी जो है वो है दामोदर घाटी परियोजना।
आएगी हीराकुंड परियोजना, फिर आती है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, रिहंद परियोजना। आपको सिर्फ ये तो नाम याद रखने हैं, मुख्य रूप से आपको भाखड़ा नांगल, दामोदर, हीराकुंड, ये क्या 3 परियोजना बहुत बड़ी है भारत में। एक तो ये जो हीराकुंड है वो तो वैश्विक स्तर पर है, तो इसलिए आपको इनमें से ये 3-4 के नाम, बस ये नाम याद रख लो, और इसमें से जो मोस्ट है वो मैं आपको भी बता दूंगी कि इनमें आपको क्या क्या याद रखना है, इनमें कौन कौन सी मोस्ट बातें हैं। तो रिहंद परियोजना हो गई, कोसी परियोजना, कोसी नदी पर, कोसी परियोजना, ये तो हो गई भारत की परियोजनाएं। ठीक है, अब राजस्थान की परियोजनाएं बता देती हूँ, राजस्थान के ऊपर लिख देती हूँ वापस। राज्य सरकार, ये तो है यानी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है वो हो गई भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, रिहंद परियोजना और कोसी परियोजना। अब जो आएगी वो आएगी आपके राज्य स्तर पर, यानी हमारे राज्य स्तर पर जो नदियां बह रही है उन नदियों के जल को रोकने के लिए उन पर किस प्रकार से परियोजना, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो लिखते हैं राज्य स्तर पर परियोजनाएं। राज्य स्तर पर जो परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल जो परियोजना है ना वो आपके चंबल नदी पर बनाई गई है, चंबल नदी के पानी को रोककर। ठीक है, तो चंबल परियोजना वो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि ये देखो मध्य प्रदेश से निकलती है ना, जानापाव की पहाड़ियों से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए मध्य प्रदेश इसमें शामिल होगा। और राजस्थान में भी ये बहती है, इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में भी है, इसलिए ये 2 राज्यों की सम्मिलित या संयुक्त परियोजना है। यानी इससे 2 राज्य, यहाँ जो राज्य लिख रही हो ना, इसका मतलब है कि ये 2 राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं। किसी किसी से 3 राज्य भी लाभान्वित होते हैं, तो जितने राज्य यहाँ लिखूंगी उसका मतलब वो राज्य इससे, इस परियोजना से लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, दूसरा है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। फिर आपके तुंगभद्रा परियोजना, कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, एपी लिख दिया मैंने, आंध्र प्रदेश। फिर आपके माही परियोजना, जो माही नदी पर बनी हुई है वो हो गई माही परियोजना। माही परियोजना आपके गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, गुजरात व राजस्थान। इसी तरह मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी व फरक्का, ये दोनों पश्चिमी बंगाल में है, इसलिए ये इसकी जगह हम लिख देंगे, इसके सामने लिखेंगे पश्चिमी बंगाल। और कौन सी परियोजनाएं बाकी रह गई? हाँ, एक जो मेन थी वो है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। इससे कौन कौन लाभान्वित हो रहा है? सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, देखो इसका एक तो सीधी सी बात है, सरदार पटेल है ना, उनके नाम पर ये बनी हुई है, इसलिए सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान से भी संबंधित है, गुजरात से भी संबंधित है और मध्य प्रदेश, यानी इससे 3 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। और यह क्या है? अपने अब तक की राजस्थान, यानी ये अब तक की राज्य स्तर पर सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना।
भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो कब शुरू हुई थी? 1948 में। कब शुरू हुई? 1948 में यह परियोजना शुरू हुई थी और कब तक चली थी? यानी यह परियोजना स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1948 से और 1963 तक जाते जाते यह समाप्त हुई थी। यानी इस परियोजना का निर्माण हुआ था, बांध बना था। तो कितने साल तक चली? 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक इसका कार्य चला? 15। ठीक है, 15 ईयर याद रख लेना, 15 साल चला। आप अगर ये याद रखोगे 1948, तो भी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई है ना, तो ये सन याद रख लेना और उसमें 15 जोड़ दे, आपको 1963 याद हो जाएगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये क्या है? विश्व की भारत की क्या है? सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है। महत्वपूर्ण परियोजना है। यह भारत की क्या है? सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। और यह कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर। यह कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान है, वहां पर यह स्थापित किया गया है। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसकी स्थापित किया गया था सतलज नदी पर। यह परियोजना यानी यह बांध बने हुए हैं। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहा है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सतलज नदी तो देखो पंजाब तो पंज यानी 5, आब यानी समूह है, जहाँ पर 5 नदियां बहती है। जब अपना भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय इस पंजाब में 5 नदियां बहती थी, इसलिए इसको पंजाब नाम दे दिया। उसमें से 2 नदियां अभी वर्तमान में हैं और 3 नदियां पाकिस्तान में चली गई। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 इससे क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें जो भाखड़ा नांगल परियोजना, इसमें 2 बांध है। ये आपको एक बांध नहीं दिख रहा है, ये है 2 बांध। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। तो ये कहाँ पर? पंजाब में अंबाला नामक जो स्थान है, अंबाला जिला है वहाँ का, तो अंबाला नामक जिला है, वहां पर 2 बांध बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था भाखड़ा और दूसरा बनाया था नांगल। ये जो भाखड़ा बांध है ना, ये बांध क्या है? बहुत बड़ा बांध है, इसलिए यह विश्व के सीधे खड़े बांधों में प्रथम स्थान रखता है। सीधे खड़े बांधों में इसका क्या है? प्रथम स्थान है। सीधे खड़े बांधों में क्या है? इसका प्रथम स्थान है। कौन से का? भाखड़ा का। और फिर आता है नीचे नांगल। ये जो नांगल है ना, ये इस भाखड़ा के अंदर यानी अंडरग्राउंड ये नांगल स्थापित किया गया है, ये बांध बनाया गया है। और ये बांध किसके लिए? जल को संचित करने के लिए। संचित का मतलब होता है जल को स्टोर करना। जब ये तो क्या है? प्रयोगों के लिए, जैसे यहाँ पर जल विद्युत गृह बनाए गए हैं या नहरें निकाली गई है। लेकिन इस नांगल बांध, ये जो नांगल बांध है, इस नांगल बांध का उपयोग क्यों किया गया है? इसकी स्थापना इसलिए की गई, इसको इसलिए बनाया गया कि जल को संचित कर सके। जब कभी हमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तब इस बांध को क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके भाखड़ा नांगल बांध कंप्लीट। और एक चीज और बता देती हूँ, ये विश्व के सीधे खड़े बांध में प्रथम है। दूसरा, ये सीमेंट और कंक्रीट से बने हैं। सीमेंट व कंक्रीट से बने हैं। ठीक है, सीमेंट व कंक्रीट से बने विश्व के सीधे खड़े बांधों में इनका प्रथम स्थान है। दूसरी जो परियोजना है केंद्र स्तर पर, वो आपके आएगी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह क्या है? स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 1948 में स्टार्टिंग हुई थी। और यह क्या है? आपको पूछे अभी कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो क्या नाम आएगा? दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण परियोजना।
ठीक है। और यह परियोजना कौन सी कहाँ पर स्थापित की गई है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में डैम बनाया गया है इस नदी पर। अब पश्चिमी बंगाल देखो, पश्चिमी बंगाल में ये क्यों बनाया गया है? कारण क्या है दामोदर घाटी परियोजना बनाने का? इसका कारण क्या है कि पश्चिमी बंगाल में एक नदी बहती है, दामोदर नदी, ठीक है। जो दामोदर नदी है वो क्या होती है, कभी कभी बाढ़ का कारण बन जाती है, और इससे इतनी ज्यादा बाढ़ आती है कि इससे पश्चिमी बंगाल के बहुत सारा क्षेत्र क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल का क्या कहते हैं, शोक भी कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी हो गई? दामोदर नदी। जब वहां पर अधिक वर्षा हो जाती है तो दामोदर नदी अपने उफान पर आ जाती है, और उस समय इसके पानी को रोकने के लिए, इस जल को संग्रहित करने के लिए क्या बनाया गया? दामोदर घाटी परियोजना का शुभारंभ किया गया। और यह जो परियोजना है वो अमेरिका में एक परियोजना चलाई गई थी, टीवीसी परियोजना। टीवीसी का मतलब होता है टेनिस घाटी परियोजना, ठीक है। टेनिस घाटी जो परियोजना बनाई गई थी, उस परियोजना की तर्ज पर, तर्ज का मतलब होता है कि जिस तरह से अमेरिका में वो परियोजना चलाई गई थी, उस परियोजना के अनुसार ही उसमें जिस तरह की बातें ली गई थी, सेम टू सेम उन्हीं तरह की बातों को यहाँ पर लिया गया। और पश्चिमी बंगाल में दामोदर का मतलब होता है डी, वी और एस। इसमें सी है ना, इसमें एस कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी निगम इस नाम से परियोजना चलाई गई, और वह क्या है? पश्चिमी बंगाल के प्रमुख परियोजना। इससे पश्चिमी बंगाल क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। और ये पश्चिमी बंगाल और एक और राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, यहाँ लिख लेना। इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, यहाँ लिख रही हूँ। लाभ किन दो राज्यों को मिल रहा है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड, ठीक है। ये 2 राज्य याद रख लेना। दामोदर घाटी परियोजना में इन 2 राज्यों को क्या कर रहा है? लाभ मिल रहा है, ये दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। और अब आपके अंतिम है जो महत्वपूर्ण परियोजना ना, उनका बता रही हूँ। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड जो परियोजना है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है, हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो तो क्या होता है? द्वीप। और प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ से घिरा हो पानी से, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो हमारा भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय भारत है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? महत्वाकांक्षी परियोजना है। महत्वाकांक्षी मतलब इससे बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ी है, तो महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इसके अलावा यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये। और उड़ीसा में कैसे है कि छत्तीसगढ़ में एक नदी है, छत्तीसगढ़ से बताती हूँ अभी आपको। बस्तर की पहाड़ियों, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है, कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी निकलती है? महानदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बस्तर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है महानदी। और वही महानदी जब उड़ीसा में प्रवेश करती है तो वह उफान का रूप ले लेती है, और उड़ीसा का क्या कहलाती है? उड़ीसा का शोक कहलाती है, क्योंकि इसकी वजह से उड़ीसा में क्या होती है? भारी जनहानि होती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये हो गई उड़ीसा का शोक। तो आप ये याद रखना, पश्चिमी बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक क्या है? महानदी। बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी। शोक का मतलब होता है कि जिससे जनहानि हो जाए, ऐसी नदी जिससे जनहानि हो जाए, तो वो नदी क्या कहलाती है? शोक कहलाती है, ठीक है। इस पर क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध, ठीक है। ये बांध का नाम याद रख लेना,
हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध। और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। 4801 मीटर, ठीक है। 4801 मीटर इसकी लंबाई है और यह क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब बस हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हीराकुंड परियोजना हो गई, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ये थी अपने केंद्र स्तर पर। अब राज्य स्तर पर जो परियोजनाएं हैं, राजस्थान में अपने कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? राजस्थान में परियोजना नंबर 1 चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी मैंने अभी आपको बताया था, यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसलिए इस पर क्या है? चंबल घाटी, चंबल नदी घाटी लिख सकते हो, यहाँ नदी काट के घाटी लिख देते। चंबल घाटी परियोजना, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दो जो है ना राज्य, ये क्या हो रहे हैं? चंबल घाटी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो नदी है वो कितने, चंबल घाटी परियोजना के कितने चरण है? 3 चरण। 3 चरणों में ये संपन्न हुई है। तो पहला चरण जो है उसमें शुरू में कहाँ से शुरुआत की गई थी? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान से, नामक जिला या स्थान जो भी आप बोलना चाहते हो, नामक स्थान से, ठीक है। जहां पर क्या बनाया गया है? कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, ठीक है। गांधी सागर बांध जहां पर बनाया गया वो कौन सा? मध्य प्रदेश का मंदसौर। यानी इस पर 3, चंबल घाटी परियोजना पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, दूसरा जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ कोष्टक में लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर एक रावत भाटा नाम का स्थान है। रावत भाटा नामक स्थान है, वहाँ पर राणा सागर बांध बनाया गया है। ये आपके चंबल घाटी परियोजना बहुत मोस्ट है क्योंकि ये आपके राजस्थान लेवल पर है। और यह जो जल संसाधन है वो आपके अंक भी कितने हैं? 2 या 3 अंक का है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं इनका विशेष रूप से ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि चंबल नदी पर जो 3 बांध बने हुए उनका नाम लिखो। तो आपको याद रखना है कि पहला बांध गांधी सागर बांध, दूसरा राणा सागर बांध और तीसरा क्या होगा? जवाहर सागर पिकअप बांध। अब जो तीसरा है वो आपके कोटा में बनाया गया है। कोटा बूंदी पर, कोटा बूंदी जिले में कौन सा है? जवाहर सागर पिकअप बांध, ठीक है। जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है, ये देख लो आप। सबसे पहला देखो वापस बता देती हूँ, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इससे 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। ये 3 चरणों में विभक्त है। मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर सबसे पहले गांधी सागर बांध बनाया गया। दूसरा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा सागर बांध बनाया गया। और तीसरा है कोटा बूंदी नामक स्थान पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। अब देखो आप कहोगे मैम यहाँ पर पिकअप कैसे है? देखो पिकअप का अर्थ बता देती हूँ। पिकअप क्या होता है? पिकअप कौन सी पिकअप? गाड़ी थोड़ी है ये, गाड़ी है क्या पिकअप? पिकअप क्या है? पिकअप का मतलब होता है ऐसा बांध जिसमें नदियों का पानी क्या है? रोक लिया जाता है। नदियों का पानी रोक लिया जाता है या रोककर, नदियों का पानी रोककर नदियों का जल रोककर उसका समान वितरण किया जाता है, ठीक है। ऐसा बांध
जिसमें नदियों का जल रोककर उसका समान वितरण, उस जल का समान वितरण मतलब उसको बांटा जाता है। पहले तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद उसका वितरण क्या होता है, सब जगह समान रूप से उसको बांट दिया जाता है, वो होता है पिकअप बांध। और इसके अलावा यहाँ पर एक कोटा बैराज बना हुआ है, कोटा बैराज। कोटा बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई के लिए। कोटा बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई के लिए। कोटा बैराज बांध से सिंचाई की जाती है। और यह बैराज का मतलब होता है कि जो सिंचाई के लिए पानी रोक, जिस पानी से या ऐसा बांध जिससे क्या किया जाता है, या ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सिंचाई के लिए पानी को रोककर उस पानी को तरह तरह या अन्यत्र स्थानों पर पहुंचाया जाता है। और अंतिम आपके लास्ट टॉपिक बचा है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, और ये तो इसका अभी का नाम है, उससे पहले क्या था? इसको राजस्थान नहर भी इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और यह कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज व रावी नदी। मैंने भी आपको पंजाब का नाम बोला था ना, पंजाब में जो नदियां बहती है, ये दोनों नदियां वहां बहती है, सतलज नदी और रावी नदी। सतलज नदी और रावी नदी का जहाँ संगम होता है, संगम क्या होता है? संगम का मतलब होता है कि जहाँ दो नदियों का पानी जहाँ पर मिलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। तो सतलज व रावी नदी का जहाँ संगम होता है उस स्थान पर एक बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज पर क्या बनाई गई है? हरिके बैराज पर ही इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। इस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। राजस्थान की मरुगंगा क्यों कहते हैं? देखो मरुगंगा, मरु यानी क्या होता है? मरुस्थल। जिस तरह उत्तरी जो क्षेत्र है उसको गंगा नदी, जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो मैदानी क्षेत्र, उसके लिए क्या होती है? गंगा हमारे लिए पवित्र है और गंगा वहां के लोगों को क्या कर रही है? बहुत लाभ दे रही है। तो इसीलिए मरुस्थल को जो लाभ दे रही है वो क्या कहलाती है? वो कौन सी नहर हो गई? इंदिरा गांधी नहर। इसलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। ये इसका उपनाम है, राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है। और यह क्या है? एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, मानव निर्मित नहर है। ठीक है। क्योंकि देखो इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर है। इसीलिए एशिया की, एशिया क्या हमारा, हम कौन से महाद्वीप में रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। और इसको दो चरणों में पूरा किया गया। एक तो राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। तो राजस्थान में इसका पूरा लाभ दिया जाता है। अंतिम इसका जो पॉइंट है वो क्या है? बाड़मेर तक। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र जितने भी है ना, उन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाभ देने के लिए, वहाँ पर जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए, पेयजल के लिए या मानव की आर्थिक क्रियाओं के लिए या सिंचाई के लिए यह नहर क्या है? एक अमृत के समान यहाँ पर इन लोगों के लिए साबित हुई है। तो इसलिए इसके दो चरण है, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर। और यह जो मुख्य नहर है वो कहाँ तक सम्मिलित है? कहाँ तक इसका लाभ उठाया जा रहा है? वो बाड़मेर जिले तक इसका लाभ दिया जा रहा है। अब आप सोच लो, पंजाब हमारे राजस्थान के मैप में क्या है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास है। ठीक है, उसकी सीमा पर है। तो इसलिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ आता है बाड़मेर, तो यहाँ तक के भाग को क्या कर रही है? यह जो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर है, वो क्या कर रही है? यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। इस तरह हमारा जल संसाधन का टॉपिक पूरा हुआ। कल हम पढ़ेंगे जल संसाधन के लिए कुछ जल संरक्षण की विधियां कि हमारे राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण है वो किस प्रकार होता है। तब तक के लिए नमस्कार।